हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने साइंस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों, इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है साइंस का, जिसमें कि 100 प्रश्नों को अपलोड किया है। तो उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि बच गए थे और इम्पॉर्टेंट थे, तो इसलिए हम जो है कि पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें भी करीब 100 प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है कॉस्मिक किरणें। तो देखिए, अगर हम बात करें कॉस्मिक किरणें की, तो यह क्या होते हैं? तो कॉस्मिक किरणें जो होती हैं यह आवेशित कण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक प्रकार से आपका मैराथन वीडियो है, तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वह यह है कि कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करा दे, जिससे कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस हो कि एग्ज़ाम में जो है कि प्रश्न आ जाएं। तो इसलिए हम टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी जो है कि रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखा जाएगा। अगला है 2G स्पेक्ट्रम में जी अक्षर का किस लिए प्रयुक्त होता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें तो जी आपका प्रयोग होता है, उसका मतलब होता है जनरेशन। जी हाँ दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है? तो जनरेशन मतलब होता है। अगला है रडार का आविष्कारक कौन था? तो देखिए, अगर हम बात करें रडार के आविष्कारक के बारे में, तो इसकी जो खोज है वह रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। अगला है गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल की अगर हम बात करें तो जो आपका हिग्स बोसान होता है यह आपका गॉड पार्टिकल होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उनको जो है कि 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए, अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, तो इसकी जो खोज करने वाले थे वह गैलीलियो थे। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो इस सदी में जो हवाई जहाज के आविष्कार करने वाले थे यह राइट ब्रदर्स थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो राइट ब्रदर्स के बारे में आप याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन की अगर हम बात करें तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 1/1000 मिमी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? 1/1000 मिमी होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो देखिए, इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको यह बराबर आपको सॉल्व करना है। सूत्र जो होता है 9/5 यहाँ डिग्री सेल्सियस होता है, प्लस यहाँ पर 32 होता है, यह आपका सूत्र होता है। इसी पर जो है कि आपको रख के मान सॉल्व कर लेना है। फ़ारेनहाइट का मान निकालता है तो सी की जगह आप 40 रख दीजिए और मान आपका आ जाएगा। जो मान आपका आएगा वह कितना आएगा? तो वह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का उपयोग जो है यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग करने के लिए होता है, और जो है कि इसमें क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से जो है वह विटामिन आपका हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके पृथक्करण के लिए किया जाता है। और प्रारंभ में जो है कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का उपयोग जो है वह रंग के आधार को अलग अलग करने के लिए होता था, तो इसलिए आपका इसमें सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह स्पेशली ई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप इसको लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें गति को परिभाषित करने के लिए, तो गति को जो परिभाषित करने वाले थे वह गैलीलियो साहब थे। कौन थे? तो गैलीलियो साहब के बारे में आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि कितनी होती है। तो लोलक की अगर हम कालावधि की बात करें तो यह लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर? तो लोलक की जो कालावधि होती है यह लंबाई के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। इस चीज़ को जो 10वां प्रश्न हम आपको करवा रहे थे तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन तो ये दिया नहीं गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर रंगीन पदार्थों की पहचान हम लोग करते ही थे और एक मिश्रण को अलग करने के लिए भी किया जाता था। तो यह दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हम बता रहे थे कि ई वाला ऑप्शन आप मार दीजिएगा, ई वाला विकल्प सही होगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बल, यहाँ पर 13वां दिया गया है कि बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल होता है? तो जो बल आपका होता है यह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका सूत्र दिया गया है, सबसे जो सही सूत्र है वह आपका ऑप्शन ए वाला है। ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यही जो है कि आपका सही सूत्र होगा, इसको आप याद रखिएगा। आप तो जानते हैं कि u बराबर v आपका होता है v प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, इसको तो आप याद ही रखे होंगे। अगला है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो देखिए अगर अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से उनको गिराई जाए तो जो है कि आपका क्या होगा, तो उसका जो है कि किसी भी क्षण जो है उसका वेग एक ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो किसी भी क्षण उसका वेग एक ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है और पिंड के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करता है। तो इसलिए जो है कि उसका जो वेग होगा वह हमेशा जो है कि एक ही क्षण पर एक ही वेग होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें तो वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत काम करता है वह अपकेंद्रण पर करता है। किस पर करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर करता है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और आपको बता दें दोस्तों कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से हमको फॉलो कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक दिया जाता है, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से कि कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो जो आयतन है यह आपका सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है और बल भी सदिश है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है पदार्थ के संवेग और वेग अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग वेग के अनुपात से जो है आपका कौन सी भौतिक राशि प्राप्त करते हैं, तो आपका द्रव्यमान प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान आपका प्राप्त किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य होता है? तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। यह तो काफ़ी आसान प्रश्न हो गया, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम की अगर हम बात करें तो 1 पिकोग्राम बराबर आपका 10 टू द पावर 12 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, सभी ऑप्शन गलत हैं। आपका होता है 10 टू द पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 पिकोग्राम बराबर 10 टू द पावर -12 जो है ग्राम के बराबर होता है। अगला है अगर एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा। तो देखिए अगर कोई लिफ्ट के जो है कि लिफ्ट के फर्श पर खड़ा है तो उस पर जो बल लगाएगा वह लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय उसका जो भार होगा वह 0 होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई मतलब व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट जो है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आ रही है तो उस समय जो है कि क्या होगा, बल जो है वह 0 होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद
और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रही है तो क्या होगा। तो देखिए, अगर एक पंख हो गया और एक रबड़ की गेंद हो गई और एक लकड़ी की गेंद हो गई, इसको अगर जो है कि समान ऊंचाई से हम लोग निर्वात में गिराएंगे तो क्या होगा। तो वह जो है कि वह तीनों एक साथ ही गिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी भी भारी से भारी वस्तु हो जाए, चाहे हल्की से हल्की वस्तु हो जाए, उनको अगर एक साथ निर्वात में गिराया जाएगा तो वह एक ही साथ जो है कि गिरेंगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, इससे प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो इसलिए इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया निर्वात, जल, वायु, कांच, तो इसमें से जो है वह कांच के बीच से जो है कि जाते वक्त उसकी जो आपका गति न्यूनतम होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव आपका कितना है, तो यह जो है कि आपका प्रिज्म द्वारा है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो संभव है यह प्रिज्म द्वारा संभव है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा कम चमक वाला एक घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल जो है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अगर एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में जो है कि काले रंग की पट्टियाँ बनाई जाती हैं, तो काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं लेकिन कोई छाया नहीं डालती हैं। तो क्योंकि वह जो है कि काफ़ी पतली होती हैं, इसलिए कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा, तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है वह आपका ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा, तो ध्वनि कितनी तीक्ष्ण है इसका निर्धारण ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, अगर हम बात करें डिजिटल प्रयोगों के लिए तो सबसे उपयुक्त आपका फोटोवोल्टिक सेल है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है, फोटोवोल्टिक सेल आपका सही हो जाएगा। अगला है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वह रोलिंग घर्षण को जो है कि आपका कम करने के लिए करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल से पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो देखिए, गोलकीपर जो होता है वह अपने हाथों को इसलिए पीछे खींचता है क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है जिससे कि उसको चोट नहीं लगती हाथ में और बॉल छिटकती भी नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण की बात करें तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं या आपका अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंगें जो हैं वह ध्वनि तरंगें होती हैं। तो अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है वह आपके केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए। इसके पहले जितने भी प्रश्न हमने आपको करवाए वह सभी फिजिक्स के प्रश्न थे। तो अब चलिए यहाँ से हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम जो है कि बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हम अच्छे से डिटेल से सॉल्व नहीं करा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और हम जान रहे हैं कि मात्र एक दिन समय बचा है, तो ऐसे में हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लें। तो इसलिए जो है कि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जब पहली वीडियो हमने अपलोड किया है तो उनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको अगर आपको देखना हो तो चैनल पर वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगला है निम्न में से
कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा अलौह धात्विक खनिज है। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो अलौह धात्विक खनिज क्या होता है आपका? तो अलौह धात्विक खनिज वह होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है। और इस प्रश्न में अगर हम देखें तो इसमें आपका जो कोबाल्ट है, जो टिन है, इसमें आपका जो है कि अलौह धात्विक, इसमें लोहे का अभाव है। तो इसलिए बी और डी और सी दोनों सही है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ट्यूबलाइटों और परखनलियों में जो प्रयोग किया जाने वाला ग्लास है वह आपका किससे बनता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो उसका निर्माण आपका सिलिका से होता है, सीरियम ऑक्साइड से होता है, सोडियम से होता है और जो है कि अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सिलिका भी दिया है और सोडियम कार्बोनेट वगैरह भी दिया है। तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आप मार लीजिएगा, इनमें से एक से अधिक वाला सही है। अगला है, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? तो देखिए, अगर हम बात करें विद्युत चालकता की, तो जो आपका रजत होता है इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, रजत की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है, फिर उससे कम तांबा की होती है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, फिर बरेलियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम का होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका नाइट्रोजन मिलती है। यह तो प्रश्न आपको याद ही होगा। अगला है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो उसको मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तत्व का, वह आपका यूरेनियम है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो अग्निशामक की बात करें तो सबसे अच्छा अग्निशामक गैस जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ज़्यादातर जो है कि अग्निशामक के यंत्रों में किया जाता है। अगला है, फुलरीन अथवा बकीवाल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो यहाँ पर आपको भरना होता है कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें फुलरीन जो होता है, इस जिसको कि बकीबाल भी बोलते हैं, जिसमें कि 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ई वाला सही हो जाएगा कि जो फुलरीन होता है वह 60 कार्बन परमाणुओं द्वारा बना होता है। अगला है, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक क्या होता है? तो अगर आप अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो जो द्रवों का क्वथनांक होगा वह आपका घटेगा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो इसमें से अगर हम सबसे भारी धातु की बात करें तो वह आपका क्या है? तो प्लेटिनम जो होती है वह सबसे भारी धातु होती है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया गया है कि देख लेते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऐसा कहने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ऐसा जो कहने वाला वैज्ञानिक था वह आपका था आइंस्टीन। जी हाँ दोस्तों, आइंस्टीन ने ही कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, अगर जो है कि कोई भी है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसको हम लोग ईंधन सेल बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो उसको ईंधन सेल बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या होता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग प्रयोग करते हैं वह आपका जिप्सम होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है?
तो जिप्सम होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो देखिए अगर हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है यह आपका होता है CaSO4 का होल ट्वाइस होता है और उसके बाद H2O होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि क्या होता है, CaSO4 का पूरे का होल ट्वाइस होता है, उसके बाद H2O होता है। तो यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कि आपके 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके के रासायनिक नाम की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो है वह सिरके का रासायनिक नाम है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरके में अगर हम उपस्थित की बात करें तो आपका एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरके में उपस्थित होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो सोडा वाटर की बोतल जो है इसको खोलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसको खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है खनिज क्या है। तो देखिए अगर हम खनिज के बारे में बात करें तो इसमें जो अकार्बनिक ठोस होता है उसी को हम लोग खनिज बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। तो देखिए जो नागासाकी में 1945 में बम गिरा था तो उसमें जो विस्फोटक प्रयोग किया गया था वह प्लूटोनियम था। जी हाँ दोस्तों, कौन सा विस्फोटक था तो प्लूटोनियम था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में करीब जो है कि 5 से 6 घंटे का हमारा समय लगता है और 100 प्रश्न ढूंढने और उसको अरेंज करने लगाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएंगे। तो इसलिए लाइक वीडियो को जरूर करिए। अगला प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है। तो देखिए एक ही प्रकार का जो परमाणु है वह आपका किससे मिलता है तो प्राकृतिक तत्वों से मिलता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो वह आपका क्या है तो वह आपका पोटेशियम है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु की बात करें तो इसमें से किसको कहेंगे तो देखिए मूल रूप से जो श्वेत धातु कहा जाता है यह लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं या कैडमियम बिस्मथ या जस्ते की मिश्र धातु होती है। तो इसमें वैसे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ई वाला ऑप्शन मार सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी अगर बनाया जाता है तो उसमें जो आपकी प्रयुक्त होने वाली गैस होती है वह आपका होती है हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न में से विचार आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए सब प्रश्न एक ही जैसा हो गया है तो यह थोड़ा मिक्स हो गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखा गया है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति रूप से शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। तो क्या यह सही है। बिल्कुल सही है। जो उत्कृष्ट धातुएं होती हैं यह प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती हैं। अगला है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो बिल्कुल गलत है। यूरेनियम और सीसा जो है यह उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। तो केवल फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला। अगला प्रश्न आपका है आयोडीन कृत लवण में रहता है। तो देखिए अगर हम बात करें आयोडीन कृत लवण में आपका पोटेशियम क्या रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खाने का नमक NaCl किससे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि खाने का जो नमक है NaCl वह किससे आपका बनता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह आपका किससे बनेगा तो यह मजबूत अम्ल
और मजबूत क्षार से बनता है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से यानी ये Cl बनता है। अगला है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिक का अगर हम अनिवार्य मूल तत्व की बात करें तो वह आपका कार्बन होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, कार्बन होता है। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित किसमें होता है, तो कैरोसिन में जो है वह आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। अगला है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी गैस प्रयुक्त होती है वह आपका ब्यूटेन होती है। क्या होती है, तो ब्यूटेन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ से जो है वह आपके बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो चलिए बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ से आपका है कि निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वह शैवाल का उदाहरण है। तो आप बताइए, डायटम, राइजोपस, फ्यूलेरिया, अमीबा। तो इसमें से देखिए अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह आपका हो जाएगा डायटम। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायटम जो है वह शैवाल का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो होता है वह आर्थ्रोपोडा होता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। अगला है निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो जैविक उर्वरक की अगर हम बात करें तो सही उदाहरण आपका कौन सा है, तो जो माइकोरिजल फंगी है यह भी जैविक उदाहरण है, और ब्लू ग्रीन शैवाल है यह भी जैविक उर्वरक है। लेकिन बैसिलस जो आपका यह है यह जैविक उर्वरक नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस पौधे की खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो खाद्य सामग्री को जो है कि सुरक्षित करने के लिए अपने स्टेम को अदरक ने संशोधित किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर में क्या होता है, तो लगभग जो है वह 70% पानी होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो अगर जो है कि ओजोन अवक्षय हो जाएगा तो उससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो धूप से जलना हो जाएगा, आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही में मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, और त्वचा का मुरझाना भी हो सकता है। चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करकुमा लोंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है। तो करकुमा लोंगा की बात करें तो यह हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, किसका नाम है, तो हल्दी का वैज्ञानिक नाम जो है वह करकुमा लोंगा है। अगला है वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या और जो है कि मानव की सभी हड्डियों की संख्या की अगर हम बात करें तो यह लगभग 50% के बराबर होता है। कितना, 50% के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो पेलाग्रा जो रोग है यह जो आपका है वह किसकी कमी से होता है, तो यह आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया गया है। विटामिन B3 की कमी से जो है यह आपका पेलाग्रा रोग होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो कोबालामीन की बात करें तो यह विटामिन B12 का जो है वह वैज्ञानिक नाम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो रक्त के थक्के बनाने में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसी की वजह से जो है वह रक्त का थक्का जमता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा विटामिन, तो विटामिन के का हम लोग प्रयोग करते हैं जब भी कट वगैरह जाता है तो जो खून जम जाता है वह विटामिन के की वजह से ही जमता है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं।
तो ऑर्गीकैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहा जाता है? तो ऑर्गीकैल्सीफेरॉल की बात करें तो विटामिन जो D2 होता है इसको जो है कि ऑर्गीकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ पर होता है? तो यकृत में, लीवर में आपके जो है वह विटामिन ए भंडारित होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम सही सुमेलित की बात करें तो पहला आपका रेटिनाल है। रेटिनाल आपका जीरोफ्लेमिया होता है तो यह आपका सही सुमेलित है। अगला है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल के आगे बेरी नामक रोग लिखा है, यह आपका जो है कि सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता होता है, यह सही है। अगला है आर्गोकैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन D2 का नाम है, जिसकी वजह से रिकेट्स होता है, तो यह भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसलिए आपका कौन सा गलत है? तो सेकंड वाला गलत है, यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी आपको सही सुमेलित वाला जो है नहीं है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो आपका जो विटामिन B1 लिखा है इसके आगे लिखा है संतरा। तो देखिए विटामिन B1 आपका संतरा से नहीं मिलता है, संतरा में जो है यह ज़्यादातर जो है कि विटामिन C पाया जाता है। तो इसलिए आपका इसका जो आंसर है यह भी हो जाएगा। अगला है विटामिन D कार्ड यकृत तेल से, तो इससे यह नहीं मिलता। विटामिन D जो है यह सूर्य के प्रकाश से हमको प्राप्त होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो इसलिए देखिए दो गलत हो गया, तो डायरेक्ट आप मार सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक। अगला है कि अगला आपका दिया गया है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको B12 बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। B12 में जिसको कि कोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, याद रखिएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसमें जो है आपका आपसे 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें आपका जो यह दिया गया है ऑक्सीटोसिन, और जो है कि आपका कौन सा, यही ऑक्सीटोसिन जो है वह एंटीबायोटिक नहीं है। इसके अलावा पेनिसिलिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है, एरिथ्रोमाइसिन भी है। अगला है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। तो हेपेटाइटिस बी विषाणु का जो उद्भवन काल है यह आपका कितना होता है? तो 30 से 180 दिन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है निःश्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है। तो निःश्वसन के समय जो डायाफ्राम हो जाता है यह गुंबदाकार हो जाता है। कैसा? गुंबदाकार हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो वातावरण प्रदूषक की बात करें तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है यह इसमें से वातावरण प्रदूषक मानी जाती है। बाकी ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन जो है इसको हम लोग वातावरण प्रदूषक नहीं मानते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो वह जो है वह आपका गैम्बूसिया मछली। जी हाँ दोस्तों, गैम्बूसिया मछली का प्रयोग हम लोग करते हैं कि मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए, क्योंकि मच्छरों का जो लार्वा होता है एक गैम्बूसिया मछली खा जाती है। अगला है विटामिन C की कमी से होता है। तो विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, इसको याद रखिएगा। और विटामिन C आपका जल में घुलनशील विटामिन है। अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो हीमोग्लोबिन का आपका कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यही हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। अगला है आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि यहाँ पर भरना है में भी संगत होना चाहिए। तो देखिए रक्त आधान के समय रक्त केवल रक्त के ग्रुप का ना हो करके बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का अगर हम मापक यंत्र की बात करें तो किससे नापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है कि रक्त दाब को नापा जाता है। अगला है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है।
तो वृक्क से अगर हम बात करें, वृक्क से जो औसत मिनट रक्त प्रवाह होता है यह 1200 सीसी का होता है। कितने का? 1200 सीसी का होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता का मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो आनुवंशिकता की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो है यह आनुवंशिकी को जो है वह संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन है, तो इंसुलिन आपका क्या होता है? तो इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन आपका एक प्रोटीन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है? तो इसमें से अगर हम देखिए हार्मोन्स की बात करें तो वह आपका इंसुलिन है। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स है। अगला है महिला सेक्स हार्मोन्स कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन्स की बात करें तो यह आपका एस्ट्रोजन है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? तो महिला सेक्स हार्मोन्स जो है वह एस्ट्रोजन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो देखिए स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में जो आपका हार्मोन्स भूमिका निभाता है वह आपका है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन की बात करें तो वह आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें आपका आयोडीन मिला होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो यह आपका जो है कि मस्तिष्क में आपकी स्थित होती है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है? तो एंटीबायोटिक दवा की बात करें तो जो पेनिसिलिन है यह आपका एंटीबायोटिक दवा है। अगला प्रश्न है चिकित्सा स्थिति का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एमआरआई में देखिए अगर हम बात करें तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन जो कि बोलते हैं, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, एक चिकित्सक प्रतिबिंब का तकनीक है। और एमआरआई द्वारा क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसका? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए दो विकल्प सही हैं, तो इसलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पौधे अपना पोषक मुख्य तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व जो है वह मुख्यतः जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका क्या होता है? तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका प्रकाश संश्लेषण में। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण का अगर हम उपोत्पाद की बात करें तो क्या निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण बाद ऑक्सीजन निकलता है, तो इसको आप बी वाला ऑप्शन O2 है, तो यही सही हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह 100 प्रश्न आपके हो गए जो कि साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे थे चाहे 6 to 8 के लिए। तो इसको आप 2-3 बार वीडियो को पढ़ लीजिएगा, गारंटी है कि इस वीडियो में से आपको 100% प्रश्न मिलेंगे, तो इसलिए आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।